गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे फ्रंटियर्स या सीमांत क्षेत्र। माई सेल्फ डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। सीमांत अर्थात फ्रंटियर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फ्रंटिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है अग्रभाग। सीमांत शब्द का प्रयोग किसी रेखा के लिए नहीं अपितु एक क्षेत्र के लिए किया जाता है। इसे अग्र प्रदेश या फोरलैंड, सीमा प्रदेश या बॉर्डरलैंड, मानव रहित क्षेत्र या नोमैन्स लैंड, संक्रमण प्रदेश या ट्रांजिशन जोन आदि के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन में सीमांत शब्द का प्रयोग आवासित क्षेत्र के सीमावर्ती प्रदेश के लिए किया जाता था। सभ्यता के क्रमिक विकास, जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों व उनके उपयोग से संबंधित तकनीक के विकास से सीमांत क्षेत्र का वातावरण मानव विकास के अनुकूल बनाया जाने लगा और इनके क्षेत्र में संकुचन हुआ तथा बहुत से स्थानों पर सीमांत समाप्त हो गए और उसका स्थान विधिवत परिभाषित सीमा रेखाओं ने ग्रहण किया। प्रेस्कॉट के अनुसार सीमांत क्षेत्र के दो अर्थ हो सकते हैं तथा प्रत्येक अर्थ में सीमांत को एक क्षेत्र के रूप में ही समझा जा सकता है। पहला, दो राज्यों के मध्य का राजनीतिक भाग, और दूसरा, एक ही राज्य के घने बसे क्षेत्र से परे एक निर्जन क्षेत्र। सीमांत की संकल्पना का जन्म राज्य संकल्पना के साथ ही हुआ। इसके आधार जो थे वो निम्न थे कि भौगोलिक क्षेत्र की अल्प जानकारी, राज्यों के मध्य सीमाओं की अनिश्चितता, राज्यों के मध्य संक्रमण क्षेत्र की उपस्थिति, प्राकृतिक बाधाओं से युक्त दुर्गम क्षेत्रों की उपस्थिति। इसको किस तरीके से हमने परिभाषित किया है? सबसे पहले लॉर्ड कर्जन ने 1908 में इसको जो परिभाषा दी थी वो थी, सीमांत यथार्थ में तीक्ष्ण धार है जिस पर आधुनिक युद्ध एवं शांति संबंधी उद्देश्य अथवा राष्ट्रों का जीवन मरण अवलंबित है। विश्व के अधिकांश क्षेत्र में सीमांतों की समाप्ति एवं सीमाओं के उद्भव से आज यह धारणा अप्रभावी है। गॉबलेट ने जो परिभाषा दी है वो है, सीमांत वह भौगोलिक क्षेत्र है जहां उसके विस्तार के विरुद्ध प्रतिरोध संबंधी शक्तियां निष्क्रिय होकर स्थिर हो जाती हैं। अर्थात सीमांत ऐसा क्षेत्र है जो राज्य को प्रतिद्वंदी शक्तियों से संरक्षण प्रदान करता है। यह एक क्षेत्रीय विस्तार है जो सामान्यतः राज्य के बाहरी क्षेत्रों में मिलता है। इस क्षेत्र में राज्य की प्रभुसत्ता शिथिल हो जाती है। मूडी के अनुसार एक सीमांत अपनी विशेषता के अनुसार भौतिक, भाषाई, धार्मिक या प्रजातीय रूप में हो, स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। इसकी विशेषताएं परिलक्षित हो सकती हैं। इसके सीमांत संबंधी कार्य समाप्त हो सकते हैं परंतु यह यथावत बना रहता है। इस प्रकार मूडी ने विभिन्न प्रकार के सीमा का उल्लेख किया है और इसे अस्थानांतरणशील माना है। क्रिस्टोफ के अनुसार सीमांत उस क्षेत्र का नाम है जो संपूर्ण विशेषता राज्य के पृष्ठ प्रदेश के अग्रभाग का एक हिस्सा हो। पियर्सी ने भी यही विचार व्यक्त किया है। इस प्रकार किसी न किसी रूप में सीमांत राज्यों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत होते हैं। डी ब्लिस के अनुसार सीमांत राजनीतिक इकाई के समन्वित क्षेत्र के बाहर विस्तृत एक राजनीतिक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें राजनीतिक इकाई का विस्तार हो सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि जनसंख्या वृद्धि व प्रसार द्वारा सीमांत क्षेत्र में राज्य का विस्तार संभव है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी व तकनीकी विकास तथा जनसंख्या वृद्धि से सीमांत क्षेत्र संकुचित हो सकता है, लेकिन राजनीतिक रूप से उसका अस्तित्व विद्यमान रहता है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर तकनीकी विकास के फलस्वरूप वहाँ के संसाधनों का शोषण प्रारंभ हो सका है और विश्व के इस सबसे बड़े सीमांत क्षेत्र में विभिन्न देशों के प्रभाव क्षेत्र के मध्य ज्यामितीय सीमाओं का विकास हुआ है। यद्यपि सीमा उद्भव के साथ ही सीमांत वैधानिक रूप से समाप्त हो जाता है, किंतु प्रकृति में यह व्याप्त रहता है व अपना प्रभाव डालता रहता है। सीमांत वह क्षेत्र है जो राज्य के बाह्यवर्ती भाग में स्थित होता है और जहां राज्य संप्रभुता निष्क्रिय रूप में विद्यमान रहती है।
राज्य के विकास के फलस्वरूप सीमांत क्षेत्र में भी प्रभावी अधिवास विकसित हो सकते हैं और यह क्षेत्र राज्य का अभिन्न अंग बन सकता है। धीरे धीरे विश्व में सीमांत क्षेत्र समाप्त प्राय है, उनका स्थान सुपरिभाषित सीमाएं रेखाओं ने ग्रहण कर लिया है, लेकिन आज भी दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्र में सीमांत विद्यमान है। सीमांतों की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है? सीमांत की आधारभूत विशेषताएं निम्न है। पहली, सीमांत क्षेत्र प्राकृतिक होता है, अर्थात इसे राजनीतिक व संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। दूसरा, यह राज्य का अंतस्थ भाग होता है। तीसरा, सीमांत राज्य के बसे हुए क्षेत्र के दूरस्थ निर्जन क्षेत्र या नो मैन्स लैंड में स्थित होता है। चौथा, राज्यों के मध्य किसी भी प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन, युद्ध, अतिक्रमण आदि दशा में सीमांत सबसे पहले प्रभावित होता है। पांचवा, सीमांत दो राज्यों के मध्य संक्रमण क्षेत्र के रूप में होता है, अतः दोनों राज्यों की राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होता है। और छठा और अंतिम, वर्तमान समय में सीमांत परिवर्तित रूप में दृष्टिगत होते हैं। इस क्षेत्र में अत्यल्प जनसंख्या मिलती है जिसमें भय व अस्थिरता का वातावरण व्याप्त होता है। सीमांतों का हमने वर्गीकरण भी किया है और वर्गीकरण मुख्यतः 3 रूपों में देखने को मिलता है। पहला है प्राकृतिक सीमांत या नेचुरल फ्रंटियर्स। इसके अंतर्गत वे समस्त प्राकृतिक बाधा युक्त क्षेत्र शामिल किए जाते हैं जो दो या अनेक प्रदेशों के मध्य विस्तृत जनविहीन क्षेत्र के रूप में फैले हुए हैं। इस प्रकार प्राकृतिक सीमांत की प्रमुख विशेषताएं जनसंख्या विहीन होना, तथा न्यून आर्थिक महत्व से संबंधित होना है। इसमें उच्च तथा विस्तृत पर्वतीय क्षेत्र, दलदल क्षेत्र, सवन व दुर्गम वनों से घिरे हुए प्रदेश, विस्तृत मरुस्थलीय क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। लेकिन राज्य संकल्पना के विकास एवं जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ प्राकृतिक बाधा युक्त क्षेत्रों में परिवहन व आर्थिक विकास किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक सीमांत निरंतर संकुचित होते गए। अपेक्षाकृत कम दुर्गम प्रदेशों में सीमांत पूर्णतः समाप्त हो गए और उनका स्थान सुपरिभाषित एवं स्पष्ट सीमा रेखाओं ने ग्रहण कर लिया। आज भी उच्च पर्वतीय क्षेत्र, दलदली व बालू टिब्बों से युक्त मरुस्थलीय क्षेत्र जो कि अति दुर्गम है, प्राकृतिक सीमांत के रूप में विद्यमान है। प्राकृतिक सीमांत क्षेत्र में गमनागमन की सुविधा न होने के कारण पार्श्ववर्ती राज्यों की प्रभुसत्ता निष्क्रिय हो जाती है। ऐसे क्षेत्र दो राज्यों के मध्य संक्रमण क्षेत्र के रूप में मौजूद रहते हैं। प्राकृतिक सीमांत के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जो स्थल के किनारे पर स्थित है तथा प्राकृतिक बाधाओं से युक्त होने के साथ साथ निर्जन भी है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीनलैंड, अलास्का और टुंड्रा प्रदेश तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महाद्वीप इसके अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। ये क्षेत्र अति न्यून, इनमें तापमान -45 से -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, के कारण ये मानव अधिवास के रहने योग्य भी नहीं है। लेकिन तकनीक के उत्तरोत्तर विकास से इन क्षेत्रों में मानव आधिपत्य की स्थापना हो चुकी है तथा यहाँ से विविध संसाधनों का निरंतर शोषण किया जा रहा है। दूसरा है सांस्कृतिक सीमांत या कल्चरल फ्रंटियर्स। जब किसी राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र भिन्न भाषा, प्रजातीय, धार्मिक विशेषताओं से युक्त होता है तो यह राज्य में अपकेंद्री बल प्रस्तुत करता है। ऐसे क्षेत्र का विस्तार पड़ोसी राज्य में भी हो सकता है, अर्थात सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह क्षेत्र पड़ोसी राज्य से संबंध हो सकता है, तो इसे सांस्कृतिक सीमांत कहते हैं। जम्मू कश्मीर का पश्चिमोत्तर पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें पाकिस्तान द्वारा अनेक अलगाववादी गतिविधियों के संचालन के प्रमाण मिले हैं, इसका एक उदाहरण है। यूगोस्लाविया के दक्षिण में अल्बानियन जनसंख्या का क्षेत्र था। उत्तर मध्य में विस्तृत हंगेरियन जनसंख्या क्षेत्र में भी सांस्कृतिक सीमांत के उदाहरण हमें मिलते हैं। प्रेस्कॉट ने सीमांत के दो भेद, अधिवास सीमांत तथा राजनीतिक सीमांत बताए हैं। अधिवास सीमांत एक देश में ही स्थित होता है, जबकि राजनीतिक सीमांत का प्रयोग पड़ोसी राज्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। अधिवास सीमांत के भी दो भेद हैं। प्राथमिक अधिवास सीमांत, जहाँ
स्थित होता है, वहाँ एक राज्य अपने क्षेत्र को पहली बार अपने अधिकार क्षेत्र में लाता है। इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण अमेरिकी संप्रभुता का उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में पश्चिमोत्तर विस्तार के समय का है। दूसरा है अधिवास सीमांत। अनेक देशों में पाए जाते हैं जो राज्य के आवासित व निर्जन क्षेत्रों को अलग करते हैं। प्राथमिक अधिवास सीमांत एक ऐतिहासिक तत्व है, जबकि द्वितीयक अनेक देशों में जहां विपरीत भौतिक वातावरण या अनुकूल तकनीक भूमि उपयोग व अधिवास के विकास में बाधक होती हैं पाया जाता है। प्राथमिक अधिवास सीमांत राज्य के राजनीतिक प्राधिकार की वास्तविक सीमा का निर्धारण करता है, जबकि द्वितीयक सीमांत में राजनीतिक सत्ता का प्रभाव क्षेत्र द्वितीयक सीमांत क्षेत्र को पार कर सकता है और आवश्यकता अनुसार समय समय पर विस्तृत हो सकता है। प्राथमिक सीमांत में द्वितीयक सीमांत की अपेक्षा संभाव्य आर्थिक क्रियाओं का विस्तार सामान्यतः अधिक होता है। अमेरिकन सीमांत के कुछ स्थानों में ऊन संग्रह, इमारती लकड़ी काटने, अर्धनिर्वाहक कृषि, पशुचारण, खनन, विनिर्माण एवं सेवा उद्यम आदि सभी कार्य मिलते हैं। दूसरी ओर द्वितीयक अधिवास सीमांत का विकास सिंचित कृषि के विस्तार द्वारा, जैसे माली में विस्तीर्ण पशुचारण द्वारा, जैसे रोडेशिया के माथवेलेलैंड प्रदेश में, और नए खनिज तथा तेल जमाव के शोषण द्वारा, जैसे उत्तरी अलास्का में होता है। द्वितीयक सीमांत सामान्यतः आर्थिक प्रक्रियाओं के सीमित क्षेत्र जो न्यून जनसंख्या वाला होता है को अभिव्यक्त करता है, जबकि प्राथमिक अधिवास सीमांत में जन घनत्व मध्यम से उच्च हो सकता है। इस सामान्यीकरण में पाकिस्तान व बांग्लादेश के कुछ द्वितीयक अधिवास सीमांत अपवाद स्वरूप देखने को मिलते हैं। राजनीतिक सीमांत या पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। राजनीतिक सीमांतों की भौगोलिक रुचि उसके भौतिक विशेषताओं, अवस्थित ढंग एवं नीतियों जो सीमांत द्वारा अलग की जाती हैं विद्यमान है। ब्रिटिश भूगोलवेता ईस्ट ने सीमांत का संपर्क युक्त तथा पृथक्करण सीमांत के अंतर्गत विभक्त किया है। उनके अनुसार सीमांत राज्य को अपने पड़ोसियों के साथ एकीकरण स्थापित करने की अपेक्षा पृथक्करण को बढ़ावा देते हैं। कुछ सीमांत चाहे वे अपने संसाधनों अथवा गम्य होने के कारण अपने दोनों ओर स्थित राजनीतिक इकाइयों के संपर्क को बढ़ावा देते हैं। यह संपर्क व्यापार, कर भुगतान, प्रवास या अंतर्द्वंद के कारण होता है। इसके विपरीत कुछ सीमांत अपनी भौतिक विशेषताओं से अगम्य होने के कारण शोषण व भ्रमण करने वालों के लिए आकर्षक होते हैं। राज्यों का पारस्परिक संबंध सीमांत की विशेषताओं के अनुसार यह निश्चित नहीं होता है कि शक्तिशाली राज्यों की कार्य पद्धति व नीतियों पर आधारित होता है। जिस समय चिली स्वतंत्र हुआ, उसकी सीमा उत्तर में अटाकामा मरुस्थल एवं पूर्व में इंडीज पर्वत को सम्मिलित करती थी। 19वीं शताब्दी में चिली की विस्तारवादी नीति के कारण टाकना अरोका जनपद, जो अटाकामा में है, पीरू व बोलीविया के साथ तथा इंडीज के पार पीटमोंट ढाल के संबंध में अर्जेंटीना से उसका युद्ध शुरू हुआ, जिसमें चिली ने इन क्षेत्रों में प्रवासियों को बसाया। वर्तमान समय में राजनीतिक सीमांत समाप्त प्राय हैं। इस समय ये अंतस्थ बफर स्टेट की भूमिका का निर्वाह करते हैं। ये ऐसी राजनीतिक इकाइयाँ हैं जो परस्पर विरोधी विचारधारा वाली शक्तिशाली अथवा विशालकाय राजनीतिक इकाइयों के मध्य स्थित होती हैं। ऐतिहासिक व जननिक कारणों से ये राज्य अपने पड़ोसी राज्यों में मिल नहीं पाते हैं। इनका उदाहरण दोनों राज्यों से बना रहता है। ये दोनों के मध्य संतुलन बनाए हुए अपना अस्तित्व अक्षुण्ण रखते हैं। विशेष परिस्थितियों में इन अंतस्थ राज्यों की पार्श्ववर्ती बड़े राज्य अपने में मिला सकते हैं, जैसे सिक्किम, परंतु सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। भारत ने जो सिक्किम था वो तिब्बत, चीन और भारत के मध्य एक अंतस्थ राज्य था या फ्रंटियर था, सीमांत था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि सिक्किम ने भारत में विलय के लिए अपनी हामी भर दी, जिसके कारण अब वो भारत के राज्य के रूप में है। इस प्रक्रिया में सदैव प्रतिस्पर्धी राज्य का भय बना रहता है। इनकी स्थिति में से जो प्रतिस्पर्धी राज्यों की सीमाएं सुरक्षित बनी रहती हैं। इस प्रकार ये राज्य दोनों शक्तिशाली राज्यों के मध्य संक्रमण क्षेत्र का कार्य करते हैं।
भारत चीन के मध्य नेपाल और भूटान अंतस्थ राज्य हैं। चीन व सोवियत रूस के मध्य मंगोलिया ऐसा ही उदाहरण है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना के मध्य पैराग्वे का क्षेत्र अंतस्थ राज्य के रूप में है और राजनीतिक सीमांत का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हम शीघ्र नए टॉपिक, सीमाओं का निर्धारण, सीमाओं का वर्गीकरण और सीमा और सीमांतों में क्या अंतर होता है, इसके साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।